नमस्कार। मैं श्रीकांत सिंह, हिंदी विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना। मित्रों, आज की वार्ता में हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। भाषा की प्रकृति नदी के नीर की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहने की होती है। जिस प्रकार नदी कई कई स्थानों को, कई कई किनारों को छूती हुई, संस्पर्शित करती हुई आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार भाषा की भी मति, गति होती है। जिस प्रकार नदी का एक उद्गम स्रोत होता है, उसी प्रकार भाषा का भी एक उद्गम स्रोत होता है। तो आइए आज की इस वार्ता में हम लोग हिंदी भाषा के उसी उद्गम स्रोत पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किन किन रास्ते से होते हुए, किन किन पड़ावों को पार करते हुए हिंदी आज यहाँ तक पहुँची है। भाषा के उद्भव और विकास को मुकम्मल रूप से जानने के लिए हमें उसके इतिहास की परिक्रमा करनी पड़ेगी, और इसके लिए भाषा वैज्ञानिकों ने जो भाषा का काल विभाजन किया है, उस पर दृष्टिपात करना होगा। भाषा वैज्ञानिकों ने इस भाषा को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की जो कालावधि है, वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की कालावधि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन तक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की कालावधि 1000 ईस्वी सन से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में बोलचाल की जो भाषा थी, वह संस्कृत थी। संस्कृत वाङ्मय में जो संस्कृत का रूप परिलक्षित होता है, उस बोलचाल की संस्कृत का ही श्रेष्ठ और मानक रूप है। संस्कृत भी 2 तरह की दिखाई देती है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथ रचे गए, और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि रचे गए। इस लौकिक संस्कृत के प्रमुख रचनाकारों में वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, अश्वघोष, माघ आदि रचनाकार उल्लेखनीय हैं। वैदिक संस्कृत और ये जो लौकिक संस्कृत है, उस काल में इसको छोड़ करके क्षेत्रीय 3 बोलियां थी, जिन्हें हम पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से जानते हैं। यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर देने लायक है कि संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत की परिभाषा है
जिसका संस्कार हो चुका है, जो शुद्ध है और परिष्कृत है, जिसका प्रयोग साहित्यिकों के द्वारा हुआ है, जिसको स्कॉलर लोगों ने, पंडितों ने, शिष्ट लोगों ने प्रयुक्त व व्यवहारित किया है, वही संस्कृत है। संस्कृत काल की बोलचाल की भाषा 500 ईसा पूर्व के आसपास जाकर के प्रवृत्तितः काफ़ी बदल जाती है, विकसित होती है, और भाषा का जो रूप सामने आता है उसे हम पाली के नाम से जानते हैं। पाली में भी क्षेत्रीय कई बोलियां थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी तथा दक्षिणी। लेकिन पाली का जो शिष्ट रूप है, जो मानक रूप है, उसी का प्रयोग बौद्ध साहित्य में होता नजर आता है। भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वे पाली भाषा में ही संग्रहित हैं। उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। एक प्रकार से पाली भाषा को इस देश की प्रथम देश भाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय जान पड़ती है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी। श्री विधुशेखर भट्टाचार्य ने पाली की व्युत्पत्ति को इस रूप में रेखांकित किया है: पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली, पाली। और कुछ लोग पाली का अर्थ कहते हैं कि ग्रामीण भाषा होता है। इसका अर्थ कोसांबी आदि बौद्ध साहित्य के विद्वानों ने पाली का अर्थ पाल करने से, पालन करने से, रक्षा करने से लगाया है। और इस पाली भाषा के बाद बोलचाल की भाषा का जिस भाषा में विकास होता है, या जो भाषा परिवर्तित के धरातल पर परिवर्तित होती है, उसे हम प्राकृत के नाम से जानते हैं। प्राकृत का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिसका प्राकृतिक विकास हुआ है, जिसका स्वाभाविक विकास हुआ है, जिसका प्रकृत विकास हुआ है, उसे ही हम प्राकृत कहते हैं। और प्राकृत की संख्या उस समय 5 थी: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। और इन्हीं सारी प्राकृतों से विभिन्न बहुत सारी अपभ्रंशों का विकास हुआ है। और अपभ्रंशों का नामकरण भी इन्हीं प्राकृतों के आधार पर किया गया है। अपभ्रंश की संख्या 7 गिनाई जाती है: शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। तो मैं ये कह रहा था कि इस देश की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत के भी 2 रूप परिलक्षित होते हैं: एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत। इसके बाद भाषा का जो रूप सामने आता है मध्यकालीन अवस्था में, वह पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का है। पाली साहित्य में पाली का शिष्ट रूप प्रयुक्त हुआ है। उस समय क्षेत्रीय बोलियों के रूप में पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी तथा दक्षिणी रूप दिखाई देता है। और इस पाली भाषा के बाद जो भाषा हमारे सामने आती है उसे हम प्राकृत भाषा के नाम से जानते हैं। और प्राकृत के भी कई रूप हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका अभी उल्लेख किया गया: शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी के रूप में। और इन्हीं विभिन्न प्राकृतों के बाद विभिन्न अपभ्रंश भाषाओं का आरंभ होता है या रूप सामने आता है,
जिन्हें हम मिला जुला करके प्राकृत नाम के आधार पर भी उन्हें हम संबोधित करते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है कि प्राकृत के बाद की जो भाषा अपभ्रंश भाषा है उसका नामकरण लोगों ने व्यंग्य में किया था। बराबर है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो शिष्ट वर्ग के लोग होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, उन लोगों की नज़र में लोक भाषा अपभ्रंश भाषा के रूप में ही दिखाई देती है। यानी अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है अपभ्रष्ट, भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। पंडितों ने या संस्कृतज्ञों ने अपभ्रंश भाषा को शुरू में इसी रूप में ग्रहण किया और इस अपभ्रंश भाषा के बाद खड़ी बोली का विकास होता है और बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियों का विकास होता है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का विकास होता है। पैसाची से लहंगा और पंजाबी का विकास होता है। ब्राचट से सिंधी का विकास होता है। महाराष्ट्री से मराठी का विकास होता है। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास होता है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। और ये जो हिंदी भाषा है और उसकी जो ऊपर गिनाई गई या कही गई जो उपभाषाएं हैं, उनसे 17 बोलियों का विकास होता है। और एक तरह से विस्तृत अर्थ में यह हिंदी जो है उन 17 बोलियों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आती है, दिखाई देती है। अगर विशेष अर्थ में हम हिंदी को देखें या उसका प्रयोग करें तो वह खड़ी बोली जो दिल्ली, मेरठ, आगरा के क्षेत्रों में लोक बोली थी, उसके मानक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप में हिंदी जो है दिखाई देती है। तो प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि जो आज की हिंदी है, संविधान द्वारा जो मान्य हिंदी है, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को विकसित होने की बात कही गई है। तो इस हिंदी का संबंध खड़ी बोली के मानक रूप से है। आज की जो मानक हिंदी है उसका पूर्व का रूप खड़ी बोली जो एक लोक बोली थी वह है। इस खड़ी बोली का विकास होता है पश्चिमी हिंदी से, यानी पश्चिमी हिंदी से अनुस्यूत है, बंधी हुई है यह खड़ी बोली। यह पश्चिमी हिंदी विकसित होती है सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंशों में कई प्रकार की अपभ्रंशें हैं जिनकी चर्चा भी की गई 7 की संख्या के रूप में। इन सारी अपभ्रंशों का विकास विभिन्न प्राकृतों से होता है। प्राकृत के पहले की भाषा पाली है और पाली के पहले की भाषा संस्कृत है। संस्कृत के भी 2 रूप परिलक्षित होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि ये जो हिंदी है उसका जो उद्भव है और उसका विकास जो है संस्कृत से लेकर के पाली होते हुए, प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज की हिंदी तक है, इसकी यात्रा जो है दिखाई देती है। इस संदर्भ में 2-3 बातों का उल्लेख मैं ये भी करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ कि अपभ्रंश भाषा से सीधे हिंदी का विकास हो गया। अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे समाप्त होती है और हिंदी का आगमन धीरे धीरे होता है। यानी शुरू की जो हिंदी है वह अपभ्रंशा भाषा हिंदी है, जिसे कई विद्वानों ने प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी की ही संज्ञा दी है। अपभ्रंश का केचुल धीरे धीरे उतर रहा था, हिंदी की त्वचा धीरे धीरे निखर रही थी
और ऐसे भी भाषा के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सहसा कोई भाषा समाप्त नहीं हो जाती है, सहसा कोई भाषा आ भी नहीं जाती है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है या कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं है कि हम यहाँ से इस भाषा को समाप्त मानेंगे और यहाँ से किसी भाषा की शुरुआत मानेंगे। अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, विकृत हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी, और हिंदी धीरे धीरे आगमित हो रही थी, आ रही थी। और यह जो समाप्त होने, विकृत परिवर्तित होने और नए को आगमित होने का जो काल है, उसे ही हम भाषा विज्ञान में संक्रांति काल कहते हैं या संधि काल कहते हैं। यानी अपभ्रंश और हिंदी का जो मिलन बिंदु है, पार्थक्य बिंदु है, वही संक्रांति काल है, संधि काल है। एक चीज और इस संदर्भ में हम उल्लेख करना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि व्याकरणिक धरातल पर, शब्दों के धरातल पर भाषा कैसे विकृत होती है, परिवर्तित होती है, या अथवा यूं कहीं विकसित होती है। जैसे आप संस्कृत के कर्ण शब्द को लें, वह मध्यकाल में कन्न हो गया, हिंदी में आते आते कान हो गया। संस्कृत के कर्म शब्द को लें, वह मध्यकाल में आते आते कम हो गया, आधुनिक हिंदी में आकर के काम बन गया। संस्कृत के धर्म शब्द को लें, वह मध्यकाल में आते आते धम्म हो गया, आधुनिक हिंदी में आकर के धम्म बन जाता है। संस्कृत के अक्षी शब्द को लें, वह मध्यकाल में आकर के अक्षी बन जाता है और आधुनिक हिंदी में आकर के आंख बन जाता है। तो शब्दों की दृष्टि से भी जब हम इस परिवर्तन को देखते हैं, विकास को देखते हैं, तो एक रोमांचक अनुभव होता है। एक भाषा की विकृति, परिवर्तन, विकास को हम देखते हैं और नई भाषा और उसके नए रूप, शब्द रूप को आते हुए देखते हैं। कुछ भाषिक विशेषताओं पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो ये भाषिक विशेषताएं भी परिलक्षित होती हैं। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की जो भाषा है, वह संयोगात्मक भाषा है, संगीतात्मक भाषा है, अत्यंत नियमबद्ध है, तत्सम युक्त है, उसमें 3 लिंग और 3 वचन हैं, शब्दों में ही धातु का रूप सुरक्षित है, कई विशेषताएं हैं। मिला जुला करके वही विशेषता या विशेषताएं मध्यकाल में भी चलती है। थोड़ा बहुत विकार होता है, थोड़ी बहुत विकृति और परिवर्तन होता है, लेकिन हिंदी तक आते आते, खास करके आदिकालीन हिंदी में ही कई रूप जो है मिट जाते हैं, बदल जाते हैं और नए रूप आ जाते हैं। जैसे मूल स्वर 8 थे संस्कृत, और इधर आकर के मध्यकाल में उनमें 2 जुड़ गए, ऐ और औ। पहले अ आ, ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ, ए ओ थे, अब ऐ और औ जुड़ गए। पहले ड़ और ढ़ नहीं थे, ये दोनों नए आ गए। 2 वचन और 2 लिंग रह गए। विभक्ति चिन्ह पहले शब्दों के साथ लगते थे, अब विभक्ति चिन्ह अलग से लगने लगे। कारक के रूप भी 24 बनते थे शब्दों के रूप, अब केवल 2 ही रूप रह गए, मूल और विकृत। तो मैं ये कह रहा था कि यह जो हिंदी है, इसका जो उद्भव और विकास है और उसकी जो यात्रा है, वह कई स्थानों को, कई किनारों को, कई मोड़ों पड़ावों को पार करते हुए आज इस रूप में दिखाई देती है। कभी संस्कृत के भी 2 रूप, वैदिक और लौकिक। उसके बाद मध्यकाल में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये भाषा के 3 रूप दिखाई देते हैं। शिष्ट साहित्य दिखाई देता है, साथ साथ क्षत्रिय बोलियां या बोलचाल की भाषा के रूप में भी ये भाषाएं दिखाई देती हैं।
और इन्हीं भाषाओं के बाद फिर हिंदी आती है, और हिंदी भी आती है तो सहसा परिनिष्ठित रूप में, मानक रूप में नहीं आती है, बल्कि वह लोक बोली के अर्थ में आती है और अपने 17 बोलियों के समुच्चय के साथ, समूह के साथ हमारे सामने आती है। और विकसित या विस्तृतम अर्थ में हिंदी का अर्थ 17 बोलियों का समुच्चय ही होता है, जिसमें अवधी है, ब्रजभाषा है, राजस्थानी है और बिहारी बंगाली, ये सारी भाषाएं हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन अगर हम संकुचित अर्थ में या एक तरह से कहें विशेष अर्थ में हिंदी को ग्रहण करेंगे तो आज की मानक हिंदी है, और जिसको संविधान ने भी राजभाषा के रूप में या संपर्क भाषा के रूप में भी मान्यता दी है। तो हिंदी के विकास की श्रृंखला जो है इस रूप में बनती है। मानक हिंदी, यह आधारित है खड़ी बोली, जो एक लोक बोली थी, उसके आधार पर यह खड़ी बोली विकसित है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी विकसित है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश के पहले की भाषा प्राकृत है। प्राकृतों के भी कई रूप हैं। इन प्राकृतों के पहले की जो भाषा है पाली है। पाली के पहले की भाषा जो है वह संस्कृत है। संस्कृत के भी 2 रूप है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। बंधुओं, ये हिंदी का इतिहास है, हिंदी के उद्भव और विकास की गाथा है, जो अपने आप में बड़ा ही रोचक और रोमांचक है। इससे संबंधित शेष बातें हम लोग अगली वार्ता में करेंगे। धन्यवाद।